प्रिय छात्रों, आज हम अब आप लोगों के सामने बंगाल प्रांत के संबंध में बताने जा रहा हूं। और ये जो आपका बंगाल प्रांत है, ये बंगाल प्रेसिडेंसी जो हुआ करती थी उस समय की सबसे ज़्यादा समृद्धशाली प्रेसिडेंसी के रूप में या प्रांत के रूप में जाना जाता था। और ये जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी, इसी बंगाल प्रेसिडेंसी को लॉर्ड कर्जन के द्वारा दो भागों में विभाजित कर दिया। और ये जो बंगाल प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, आज के समय का बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, उसके बाद से पश्चिम बंगाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, इन सभी प्रांतों को मिलाकर के किसका निर्माण होता था? बंगाल प्रेसिडेंसी का। और इसी बंगाल प्रेसिडेंसी से संबंधित जो जो चीज़ें आपकी जुड़ी हुई हैं, वो सारा एक डायग्राम के माध्यम से हमने आपके सामने क्लियर किया हुआ है। अब इसी बंगाल प्रांत को लॉर्ड कर्जन ने दो भागों में विभाजित कब किया था? तो इसको दो भागों में विभाजित किया था 16 अक्टूबर 1905 को। और 16 अक्टूबर 1905 को इसने प्रभावी कर दिया। और इस कर्जन का मुख्य उद्देश्य था इसका विभाजन करने का कि हिंदू मुस्लिमों में मतभेद पैदा करो और इन दोनों में आपस में लड़ाते रहो और अपने राज करते रहो। मतलब ये टोटली एक तरीके से ये अंग्रेज जो थे, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाते थे। तो इसी बंगाल प्रांत को हिंदू और मुस्लिमों के बीच मतभेद रेखा खींच दिया इसने। और जब इस चीज़ को लेकर के बवाल हुआ तो लॉर्ड कर्जन ने यही कहा कि इस बंगाल प्रांत का विभाजन इसलिए किया गया है क्योंकि यह प्रांत एक तरीके से पॉपुलेशन की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रांत है और इस बड़े प्रांत में प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन करने में असुविधा हो रही है, जबकि उसकी असली मानसिकता थी कि हिंदू मुस्लिमों में मतभेद पैदा करो और आप मतभेद पैदा करते रहो और अपने राज करते रहो। इसी को ध्यान में रखते हुए इसने 16 अक्टूबर 1905 को क्या कर दिया? बंगाल को दो भागों में विभाजित कर दिया। और एक का नाम क्या रखा? पूर्वी बंगाल, और दूसरे का नाम क्या रखा? पश्चिम बंगाल। ये जो पश्चिम बंगाल हुआ करता था, ये हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था। और इसी हिंदू बाहुल्य क्षेत्र की राजधानी कहाँ स्थापित की गई? कलकत्ता स्थापित की गई। जबकि पूर्वी बंगाल जो था, इसमें मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा थी और ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हुआ करता था और इसकी राजधानी ढाका स्थापित की गई। अब जब इसने 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी कर दिया तो इस दिन पूरे बंगाल में किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई? तो शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। अब शोक दिवस मनाने की इन्होंने घोषणा किया, जबकि RN टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे किस रूप में मनाने की घोषणा किया? तो राखी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया। अब ये जो रविन्द्रनाथ टैगोर का कंसेप्ट था, इनका कहना था कि अगर अंग्रेज हम हिंदू और मुस्लिमों में आपस में किसी प्रकार की विभाजन रेखा खींचते हो तो भी हम लोगों के एकता और प्यार में कमी नहीं आएगी। और उस दिन हिंदू और मुस्लिम आपस में एक दूसरे को राखी बांधते नजर आए थे। चूँकि राखी या रक्षाबंधन का त्यौहार जो होता है वो भाई बहनों के प्यार और एकता का प्रतीक होता है, इसी वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे राखी दिवस मनाने की घोषणा किया कि अगर हमारे बीच, हिंदू और मुस्लिमों के बीच किसी प्रकार की मतभेद रेखा खींचते हो तो भी हम लोगों के एकता और प्यार में कमी नहीं आएगी और हिंदू और मुस्लिम आपस में एक दूसरे को राखी बांधते नजर आए। अब इसी बंगाल विभाजन को लेकर के पहला जो आंदोलन हुआ वो था आपका स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन। और ये किस सन में हुआ? 1905 में। और इसी भंग को लेकर के पहला आंदोलन किया गया स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन, जिसमें महिलाओं ने भी भाग लिया। यहाँ तक कि जो धोबी हुआ करते थे, भारतीय धोबी, वो ब्रिटिश कपड़ों को धोने से इनकार कर दिया। ब्रिटिश कपड़ों की होली भी जलाई गई, होलिका जलाई गई, जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये स्टेटमेंट दिया था कि यह एक तरीके से निष्ठुर बर्बादी है, इससे कोई हल निकलने वाला नहीं है। तो पहला इसका इसी से कनेक्टेड आपका कौन सा हो गया? स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन। दूसरा, मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। अब चूंकि ये जो कर्जन था, इस कर्जन का कहना था कि भारत में हमारी एक तरीके से दो वर्ग की पत्नियां हैं, जिसमें एक मुस्लिम वर्ग पत्नी है और दूसरा हिंदू वर्ग पत्नी है। और इसमें सबसे ज़्यादा अगर हमारी प्रिय है तो वो है आपका मुस्लिम वर्ग पत्नियां। तो ये मुस्लिमों को काफ़ी ज़्यादा क्या करता था? तजब्बो देता था, प्रेफरेंस देता था। तो इसी चीज़ को लेकर के मुस्लिम जो थे उनके द्वारा
एक अलग पार्टी, चूंकि इसके पहले आपका आईएनसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हो गई थी, जो एक अच्छा प्लेटफॉर्म भारतीयों के लिए था। तो इन मुस्लिमों को लगता था कि हमारे साथ यहाँ पर क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है। तो इन लोगों ने अपनी एक अलग पार्टी की स्थापना 1906 में किया। और इसके संस्थापक कौन हुए थे? तो इसके संस्थापक आपके आगा खां और सलीमुल्लाह खां। अब इसी बंगाल विभाजन को लेकर के आपका आईएनसी का सूरत अधिवेशन हुआ। और ये आईएनसी का जो सूरत अधिवेशन हुआ, इस दौरान आपका बंगाल विभाजन का आईएनसी के भीतर जो बंगाल विभाजन को लेकर के मतभेद उत्पन्न हुआ था, वो मतभेद जो है आईएनसी के सूरत अधिवेशन में स्पष्ट दिखाई दिया था। हालांकि ये मतभेद जो है आपका 1905 के बनारस अधिवेशन में ही दिखाई देने लगा था, लेकिन उसका प्रत्यक्ष परिणाम कब निकला? तो उसका प्रत्यक्ष परिणाम निकला था आपका आईएनसी का सूरत अधिवेशन 1907 में। और इसी सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी वो दो भागों में विभाजित हो गई। अब जब दो भागों में विभाजित हुई तो एक को नरम दल और दूसरे को गरम दल के रूप में जाना गया। और ये दोनों, अब चूंकि नरम दल और गरम दल, अंग्रेज तो अच्छी तरीके से चाहते थे कि हिंदुओं में एकता का अभाव रहे, और जब एकता का अभाव रहेगा तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अधिक से अधिक दिनों तक अपने साम्राज्य को भारत में चलाते रहेंगे। तो एक तरीके से जब नरम दल और गरम दल आईएनसी में फूट पैदा हो गई तो ये दो भागों में विभाजित हो गया। और उसके पश्चात जब हिंदू और मुस्लिमों में मतभेद काफ़ी गहरे होते जा रहे थे, तो इसी दोनों को एक मंच पर लाने का, नरम दल और गरम दल को एक मंच पर लाने का, और उसके साथ साथ हिंदू मुस्लिमों में यूनिटी पैदा करने के लिए 1916 में आपका लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता हुआ। और इसी लखनऊ पैक्ट या समझौता के माध्यम से आपके नरम दल और गरम दल दोनों एक हो गए। और इसी पैक्ट में मोहम्मद अली जिन्ना भी शामिल थे, जो मुस्लिमों के लीडर हुआ करते थे। अब इसी चीज़ को लेकर के आपका चौथी जो घटना घटी वो है मार्ले मिंटो सुधार। और ये जो मार्ले मिंटो सुधार हुआ था ये 1909 में आया था। मार्ले जो था ये भारत सचिव हुआ करता था, और मिंटो जो था ये आपका भारत का वायसराय हुआ करता था। तो ये जो मुस्लिम लीग है, इसी मुस्लिम लीग का एक प्रतिनिधि मंडल जा करके मार्ले मिंटो से मिला। और मार्ले मिंटो से मिलने के पश्चात जो भी इनके भीतर बात हुई, उसके परिणाम स्वरूप इसी मार्ले और मिंटो ने मिल करके एक अधिनियम पारित कर दिया, जिसे भारत शासन अधिनियम 1909 के नाम से जाना जाता है, या फिर मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। अब जब ये सुधार अधिनियम 1909 में आया तो अंग्रेजों ने मुस्लिमों के लिए एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान कर दिया। अब इसी चीज को लेकर के आपका, चूंकि आपका बंगाल विभाजन को लेकर के छोटे मोटे आंदोलन हुआ करते थे, तो इसी बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप आपका तीसरे दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में किया गया। और ये जो तीसरे दिल्ली दरबार है, इसके पहले भी आपका 1877 में प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, 1903 में द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, और तीसरे दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में हुआ। और इसी 1911 में जब दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ तो इसमें भाग लेने, यहाँ शब्द क्या आया, भाग लेने, और भाग लेने ब्रिटेन की महारानी मेरी और ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम का भारत में आगमन हुआ। जब इनका आगमन हुआ तो इनके आने की स्मृति में बम्बई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ, क्योंकि जब ये ब्रिटेन से पहली बार आए तो ब्रिटिश महारानी मेरी ने जहां अपना पहला कदम उतारा, उसी कदम उतारने की स्मृति में आपका बम्बई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ। उसके बाद इन्हीं के स्वागत में आपका पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में इनके स्वागत में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया। और डेट क्या थी आपका, 27 दिसंबर 1911। तो इनके स्वागत में राष्ट्रगान गाया गया। अब इन्हीं लोगों के द्वारा आपका दो निर्णय भी लिया गया, दो घोषणाएं की गई। पहली घोषणा ये की गई कि बंगाल विभाजन रद्द किया जाए, और दूसरी घोषणा इनके द्वारा की गई कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की जाए। और उसी के बाद 1905 में जब आपका बंगाल विभाजन किया गया था, तो ये बंगाल विभाजन रद्द कब हो रहा है, तो 1911 में। और भारत की जो राजधानी थी वो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी दिसंबर 1911 में, और दिल्ली का विधिवत स्थानांतरण हुआ था आपका 1912 में।
और इसी दिल्ली का वास्तुकार जो बना था वो आपके थे एडविन लुटियंस, जो कि लॉर्ड लीटन का दामाद हुआ करता था। तो इस तरीके से अगर आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट को देखते हुए आप पूरा जितनी भी घटनाएं हैं उन सारी घटनाओं पे कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।